तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल्स। अपना जो डिस्कशन चल रहा है वो डेटा मॉडलिंग पे चल रहा है। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, और अब रिलेशनल मॉडल को थोड़ा डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। तो रिलेशनल मॉडल में जो डेटाबेस का रिप्रेजेंटेशन है वो एक कॉलम टेबल के फॉर्म में होता है, 2 डायमेंशनल टेबल के फॉर्म में होता है। और टेबल में जैसा हम जानते हैं कि टेबल में एक्चुअली क्या होता है, रोज एंड कॉलम। तो यूजर को जो डेटा प्रेजेंट किया जाता है वो एक टेबल के फॉर्म में होता है, और एक टेबल एज ए रिलेशन का काम करती है। टेबल का एक नेम होता है जो कि हम बोलते हैं कि रिलेशन का नेम है। मतलब टेबल एज ए ऑब्जेक्ट हमारा है, और टेबल ही एक रिलेशन की तरह वर्क करता है। तो टेबल में एज यूजुअल जैसे हम जानते हैं कि रोज एंड कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर जो रोज हैं वो एज ए रिकॉर्ड, जितने रिकॉर्ड होंगे उतनी रोज होंगी, और जितनी एट्रीब्यूट्स होंगी उतने कॉलम होंगे। तो इसमें क्या है कि रिलेशन या टेबल के मतलब टेबल तो एज ए ऑब्जेक्ट की तरह हमारा वर्क करता है। तो जो अगर रिलेशन है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, आरडीबीएमएस में, तो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो इस तरह हैं कि पहला तो उस टेबल का एक नाम होगा, उस रिलेशन का एक नाम होगा, और वो यूनिक होगा। जैसे एंटायर डेटाबेस है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी टेबल्स होंगी, और हर एक टेबल के अलग अलग नेम होंगे। जैसे सपोज करो किसी कॉलेज का डेटाबेस है, कम एंटायर डेटाबेस, तो उस डेटाबेस में डिफरेंट टेबल्स होंगी। एक टेबल होगी स्टूडेंट के लिए, दूसरी होगी स्टाफ के लिए, तीसरी होगी सब्जेक्ट या क्लास के लिए, चौथी सपोज करो एग्जाम के लिए हो सकती है, या किसी भी पर्पज के लिए हो सकती है। एक टेबल हमारी लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए हो सकती है। तो जो एंटायर डेटाबेस है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो टेबल्स के फॉर्म में होता है। बहुत सारी टेबल्स होंगी और हर एक टेबल का अपना एक नेम होगा। तो ये तो है पहला एलिमेंट रिलेशन का। दूसरा है नंबर ऑफ यूनिक एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम्स। तो जितने कॉलम होंगे वो सभी कॉलम एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं अभी हम देखेंगे लेटर ऑन। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो नंबर ऑफ यूनिक टपल्स यानी रोज। तो अब सपोज करो कि कॉलेज डेटाबेस में जो स्टूडेंट की टेबल है, तो कॉलेज में जितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड होंगे उतने स्टूडेंट के करेस्पॉन्डिंग हमारी रोज होंगी। जैसे सपोज करो यूराइज पोर्टल पर जितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं तो सभी स्टूडेंट का डेटाबेस स्टोर्ड है। तो यूराइज पोर्टल पर यूराइज की वेबसाइट में जो डेटाबेस होगा उसमें अपने कॉलेज के लिए जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में जितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं उतने स्टूडेंट के लिए मतलब उतनी नंबर ऑफ रोज होंगी उस डेटाबेस में। इसी तरह अपने कॉलेज के लिए जितना स्टाफ यूराइज पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो उतनी रोज स्टाफ के डेटाबेस में होंगी।
ओके, तो जो रोज हैं उनको हम बोलते हैं टपल। तो रोज क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि सेट ऑफ वैल्यूज। कॉलम में एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। अनम्यूट कर लो, किसका म्यूट हो रहा है? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, म्यूट करना है। किसी का अनम्यूट हो रहा है, नैन्सी का, इसको म्यूट कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा कंस्टिट्यूट्स ऑफ ए रिलेशन। नेक्स्ट है रोज एंड कॉलम्स। तो रोज हमारी, जैसे मैंने बताया कि दे होल्ड्स द, रोज होल्ड्स द डेटा फॉर द एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन। कॉलम है यानी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका जो डेटा होगा, जैसे सपोज करो स्टूडेंट नाम की टेबल है, तो अलग अलग कॉलम में अलग अलग एट्रीब्यूट होंगी। पहले कॉलम में सपोज करो नेम है, दूसरे में डेट ऑफ बर्थ है, तीसरे में एज है, चौथे में कॉन्टैक्ट नंबर है। तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है या नेम है या कोई भी, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं और इनकी वैल्यूज अलग अलग रोज में अलग अलग हो सकती हैं। कुछ वैल्यूज सेम भी हो सकती हैं, कुछ डिफरेंट हो सकती हैं, या सभी डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, अब जैसे एज है, एज वाला कॉलम है, तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट की एज सेम हो। अगर हम फ्रैक्शन में नहीं ले रहे हैं एज, सिर्फ डिजिट में ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि बहुत सारे स्टूडेंट की डेट, वो एज सेम होगी। ठीक है, और कॉलम जैसे मैंने बताया कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट उस एंटिटी के, अगर स्टूडेंट नाम की एंटिटी है तो स्टूडेंट एंटिटी के लिए जो जितने कॉलम हैं वो स्टूडेंट की सभी अलग अलग एट्रीब्यूट शो कर रहे होंगे। तो जो भी एट्रीब्यूट है, जैसे नेम है, एज है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सभी का अपना एक डेटा टाइप होगा और सभी का यूनिक नेम होगा। नेम शुड बी डिफरेंट। हर एक कॉलम का नेम होगा जो एक एट्रीब्यूट होगी, और उस एट्रीब्यूट का एक टाइप होगा कि वो किस टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, टाइप होगा, और टाइप के साथ जब हम उसको डिफाइन करेंगे, जब टेबल हम बनाते हैं तो उसके लिए क्वेरी लैंग्वेज होती है। टेबल के जो भी ऑपरेशंस करते हैं उसके लिए भी कमांड्स होती है। ओके, तो अगर हम टेबल बनाते हैं तो उसके लिए एसक्यूएल में कमांड होती है क्रिएट टेबल। तो हम लिखते हैं क्रिएट टेबल स्पेस टेबल नेम, और ब्रैकेट में जितने भी कॉलम हैं, जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स का नाम लिख देते हैं, और एट्रीब्यूट्स के नाम के साथ डेटा टाइप और ब्रैकेट में साइज। जब हम क्वेरी लैंग्वेज पे आएंगे तो देखेंगे कि टेबल क्रिएट करने के लिए क्या कमांड्स है, कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, फिर टेबल क्रिएट हो जाती है तो उनमें वैल्यूज हमें फिल करनी होती है। जो डेटाबेस डिजाइनर है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर डिजाइनिंग दिस टेबल एंड इट्स फॉर्मेट। ओके, तो जो भी कॉलम है वो क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, और उनका एक डेटा टाइप होगा और नेम भी यूनिक होगा। जैसे ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डेटाबेस है हमारा, तो इस टेबल का नाम होगा स्टूडेंट, या जो भी नाम हम देना चाहें डेटाबेस में। कोई जरूरी नहीं कि स्टूडेंट की टेबल है तो स्टूडेंट ही नाम दें, बट लॉजिकली अगर देखा जाए तो जिस पर्पज के लिए टेबल बनाई जाती है उसी तरह का नाम देंगे। सपोज करो स्टूडेंट के लिए टेबल है और इस टेबल का डेटाबेस में नाम दे दिया गया सिटी, तो वो इलॉजिकल हो जाएगा। तो जनरली जैसे हम प्रोग्राम कोई बनाते हैं, अगर समेशन के लिए प्रोग्राम बनाया तो हमारा जो इंटेंशन होता है उसको सेव करने का, वो सम ऐड इस तरह ही सेव करते हैं। समेशन का प्रोग्राम हम लिंक लिस्ट नाम से तो सेव करते नहीं है। तो इसी तरह यहाँ भी है कि ये जो टेबल दिख रही है, तो इसमें क्या है कि 5 कॉलम है, यानी 5 एट्रीब्यूट हैं।
तो जितने भी एंट्रीज होंगी, जितनी भी रो होंगी, वो हर एक रो एक एक स्टूडेंट की डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ओके, हर एक रो एक स्टूडेंट के डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कोई भी दो रो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती। किसी भी डेटाबेस में दो रिकॉर्ड, दो या दो से ज्यादा रिकॉर्ड एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। कम से कम एक कॉलम यानी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो ये डीओबी कॉलम है तो यहाँ स्टूडेंट का नेम आएगा, उसकी एज आएगी, डीओबी, मोबाइल नंबर, ब्रांच और सब्जेक्ट। ये तो मैंने आज सैंपल लिया है, अदरवाइज तो फील्ड तो 10, 12, 15 भी हो जाते हैं। ठीक है, जो एग्जैक्ट डेटाबेस होगा उसमें बहुत सारे फील्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये एक एम्प्लॉय टेबल है। इस टेबल का नाम है ईएमपी। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय के लिए टेबल है। तो इसमें चार हमारे कॉलम है, यानी चार एट्रीब्यूट हैं। पहला है एम्प्लॉय नंबर, दूसरा है एम्प्लॉय का नेम, तीसरा उसकी एज, चौथा उसकी सैलरी। तो एम्प्लॉय नंबर हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग अलग होगा। नेम, नेम तो जो उसका एग्जैक्ट नेम है। एज कैन बी सेम फॉर वन और मोर एम्प्लॉय। सैलरी भी सेम हो सकती है, एक या एक से दो या दो से ज्यादा लोगों की, बट एम्प्लॉय नंबर विल बी यूनिक। ओके, तो ये चारों क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। जितने एम्प्लॉय आते जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में उतनी ये रोज बनती जाएंगी, और रो को बोलते हैं टपल्स। तो इसमें बाय द वे कि चार ही हमारी एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम्स हैं और चार ही टपल्स हैं। अब एट्रीब्यूट्स तो चार ही रहेंगे अगर, लेकिन एम्प्लॉय जैसे जैसे हमारे सिस्टम में ऐड होते जाएंगे या रिमूव होते जाएंगे तो उनका रिकॉर्ड उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा। जितने एम्प्लॉय होंगे उतनी रो होंगी। तो ये एक रो एक कंप्लीट रिकॉर्ड को शो करता है। किसी भी एम्प्लॉय के एक कंप्लीट रिकॉर्ड को एक रो के द्वारा शो किया जाता है। अब जो टेबल में वैल्यू फिल की जाएंगी, दैट विल बी द टास्क ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो डेटाबेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो चाहे कोई और जिसके पास फिल करने के लिए अथॉरिटी होगी। अब एम्प्लॉय के पास इसका इंटरफेस दिया जाता है कि वो अपना रिकॉर्ड फिल कर सके। तो जैसे तुम जब रजिस्ट्रेशन करते हो यूराइज पोर्टल पर न्यू कमर्स, तो जब हम डेटा फिल करते हैं, जो हमें फॉर्म अवेलेबल होता है, तो जब हम डेटा फिल करते हैं तो अगर वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा होगा यूराइज पर, तो ऑटोमेटिकली जो हमने डेटा प्रोवाइड किया है यूराइज पोर्टल को, वो अपने आप वहाँ के डेटाबेस में सेव हो जाएगा। स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, कॉन्टैक्ट, जो भी डेटा पूछा गया वो सारा डेटा वहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर टेबल के फॉर्म में है, रिलेशन के फॉर्म में, तो इस फॉर्म में स्टूडेंट का डेटाबेस कंप्लीट आ जाएगा उस कॉलेज के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन बेसिकली क्या है कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की हम बात कर रहे हैं। तो रिलेशन एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर है जो एंटिटी और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। एंटिटी क्या है, रियल वर्ल्ड थिंग्स है। जैसे अभी हमने स्टूडेंट की बात की, तो स्टूडेंट इज एन एंटिटी, टीचर या स्टाफ इज एन एंटिटी। तो उस एंटिटी के करस्पॉन्डिंग ही हमारा रिलेशन बनाया जाता है। तो रिलेशन क्या शो करता है कि एंटिटीज को शो करता है और डिफरेंट एंटिटीज के बीच रिलेशन को शो करता है। आगे हम बहुत कुछ चैप्टर बाद आगे देखेंगे कि हाउ टू रिलेट टू और मोर टेबल्स। दो या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच हम रिलेशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो जो रिलेशन है वो सेट थ्योरी से डिराइव्ड है, और सेट थ्योरी इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो सेट थ्योरी से हम जानते ही हैं, रिलेशन मैथ में भी पढ़ा है तुमने, इट इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट लेते हैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, उसमें बहुत सारे टपल्स आते हैं। तो अगर सारे टपल्स में से हम इस सेट ऑफ टपल्स में से कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमारा एक सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से का अगर हम सबसेट लेते हैं, दैट इज ए रिलेशन इन मैथमेटिक्स। सो इन DBMS2 दैट इज ए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट हमें सेट थ्योरी पर नहीं जाना है, वी आर कंसर्न विद द DBMS रिलेशनशिप ओनली। एट्रीब्यूट वैल्यू, जैसे मैंने बताया कि हर एक एंटिटी हमारा कुछ एक एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो उसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो एक एक कॉलम में रिप्रेजेंट होती है, और उस एट्रीब्यूट की वैल्यूज अब अलग अलग फिल होती हैं अलग अलग रो में। कुछ रो में कुछ वैल्यू सेम हो सकती हैं, कुछ की अलग हो सकती है। जैसे स्टूडेंट का नेम है, तो नेम भी कुछ एक का सेम हो सकता है स्टूडेंट का, DOB भी सेम हो सकती है, एज भी सेम हो सकती है, कॉन्टैक्ट नंबर सेम नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर दो भाई बहन पढ़ रहे हैं या दो ब्रदर पढ़ रहे हैं, तो दोनों एक ही मोबाइल को शेयर कर रहे हो, तो उस केस में कॉन्टैक्ट नंबर सेम हो सकता है। बट एक एट्रीब्यूट ऐसी है जो हमेशा डिफरेंट होगी, दैट इज एनरोलमेंट नंबर। अगर एम्प्लॉय टेबल है, तो जो एट्रीब्यूट उसमें डिफरेंट होगी वो एम्प्लॉय नंबर डिफरेंट होगी। स्टूडेंट के केस में एनरोलमेंट नंबर डिफरेंट होगा। अगर टीचर या स्टाफ का केस है, तो टीचर स्टाफ का अपना एक स्टाफ कोड भी है। हर एक टीचर का, जितने भी अपने डिपार्टमेंट में, यानी पॉलिटेक्निक स्टाफ है ऑल ओवर यूपी, हर एक का अपना यूनिक एक नंबर है मानव संपदा पोर्टल पर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एट्रीब्यूट वैल्यू की। तो एट्रीब्यूट तो टॉप पे लिखा जाएगा कॉलम में, और जितनी रो बनती जाएंगी उनकी सबकी वैल्यू उसमें फिल होती जाएगी। तो इनकी जो वैल्यूज होंगी वो एक कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग इम्पोज होंगी। डेटा टाइप भी होगा उस वैल्यू का, जैसे नेम है, इट विल बी ऑफ कैरेक्टर और स्ट्रिंग टाइप ओनली। सैलरी है तो वो फ्लोट या इंटीजर टाइप की होगी। इसी तरह एड्रेस है तो हमारा मिक्सअप ऑफ कैरेक्टर एंड इंटीजर, उसको वैरचैर से रिप्रेजेंट करते हैं, वैरचैर2। तो हर एक का एक डेटा टाइप है, जितनी भी एट्रीब्यूट है, और उसकी एक साइज भी है, जो कि हम आगे देखेंगे जब हम टाइप ऑफ वैल्यूज पढ़ेंगे। तो साइज का मतलब विड्थ से है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि मोबाइल नंबर हमने कोई फिल कराया, चाहे स्टाफ से या स्टूडेंट से, तो ऑब्वियसली कि उसमें जो कंस्ट्रेंट फिक्स करना पड़ेगा वो ऐसा करना पड़ेगा कि वो 10 ही डिजिट ले। अगर हम अलाउ कर देंगे डेटाबेस डिजाइनिंग के टाइम 7 कैरेक्टर या फ्री छोड़ देंगे, तो कोई भी गलत मोबाइल नंबर डाल देगा। मतलब एटलीस्ट मोबाइल नंबर 10 डिजिट का तो हो गई, एटलीस्ट नहीं होता एग्जैक्टली। तो हमें ये कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा कि कोई आदमी 11, 12, 13, 14 डिजिट का मोबाइल नंबर ना फिल करे। तो ये भी हमें कंस्ट्रेंट वहां पर डिजाइनिंग के टाइम लगाना पड़ेगा कि मोबाइल नंबर शुड बी अप टू 10 डिजिट। ओके, इसी तरह एज है या डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में भी कंस्टेंट लगाना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी आदमी बैक डेट में जाके बैक डेट ऑफ बर्थ, सपोज आगे की डेट ऑफ बर्थ फिल कर दे रहा है, अगर उस पर कंस्टेंट इम्पोज नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेंगे, तो सपोज आज फॉर्म फिल कर रहा है और डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है 2050, तो ये है हमारे कंस्टेंट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमें एक लिमिटेशंस लगानी होती है डेटाबेस डिजाइनिंग के टाइम।
जैसे तुम पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरते हो, तो अगर ये कंस्ट्रेंट्स लगा हुआ है कि 14 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, तो तुम्हारी अगर 14 ईयर एज नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू फिल द फॉर्म। ये कंस्ट्रेंट वहां जब डेटाबेस डिजाइन किया जाता है तब फिक्स किए जाते हैं। ठीक है, तो विड्थ है, कंस्ट्रेंट है, डेटा टाइप डिजाइन के टाइम फिक्स किए जाते हैं। तो जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं यानी जितने कॉलम होते हैं उस रिलेशन में, इट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ दैट रिलेशनशिप। आगे चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये है कि किसी पर्सन का नाम एटमोस्ट 40 कैरेक्टर का हो सकता है। ठीक है, जैसे तुम रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म भरते हो तो उसमें जो ऑप्शन आता है कैंडिडेट का नाम फिल करने का, तो वो शायद मैक्सिमम 15 डिजिट होता है। अगर तुम 15 डिजिट से ज्यादा का नाम फिल करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह एज, अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर के लिए फॉर्म डाल रहे हो या सपोज जनरली 18 से 30 साल होती है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो एज वैल्यू 18 से 30 ही एक्सेप्ट करेगा। ये कंस्ट्रेंट डिजाइनिंग के टाइम हमें फिक्स करना पड़ेगा। जेंडर कैन बी मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। ठीक है, एक नल वैल्यू होती है कि जैसे कोई हम डेटाबेस फिल कर रहे हैं, कोई रो हम फिल कर रहे हैं और कोई वैल्यू ऐसी है जो अभी हमें उस टाइम मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम उसको खाली छोड़ सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नल वैल्यू। कि लेटर टाइम, एट ए लेटर टाइम इट कैन बी फिल्ड विद द प्रॉपर वैल्यू। तो ये जो नल वैल्यू है ये हमारी जीरो, ब्लैंक या एम्प्टी स्ट्रिंग की इक्विवेलेंट नहीं है। इसका मतलब जीरो नहीं है या ब्लैंक नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कोई वैल्यू अगर हम खाली छोड़ रहे हैं तो वैल्यू हमारी अननोन है उस टाइम, या उस टाइम कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको नल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डिजाइनिंग के टाइम हमें लिखना होता है कि अगर किसी कॉलम की वैल्यू हम नल अलाउ करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि कॉलम नेम लिखेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और ब्रैकेट में जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, तो हर एक एट्रीब्यूट्स के आगे डेटा टाइप। और अगर हम चाहते हैं कि वैल्यू नल ना हो, यानी जब पर्सन डेटा को फिल करे तो उस टाइम वैल्यू मस्ट प्रोवाइड करे, मतलब इट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द पर्सन, तो हमें वहां लिखना पड़ेगा नॉट नल। जैसे अगर कोई स्टूडेंट फिल कर रहा है यूराइज पोर्टल, तो अगर वो एनरोलमेंट नंबर को ऑप्शनल छोड़ रहा है तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। कुछ वैल्यू ऐसी हैं, जैसे जेंडर है, तो उसमें हम नॉट नल लिखेंगे। जेंडर को नल नहीं दिया जा सकता। नल उस टाइम हम प्रोवाइड करा सकते हैं जब कुछ ऐसी वैल्यू हो जो लेटर ऑन दी एक्सेप्टेबल है, जैसे रिजल्ट किसी का वेटेड है या कोई और इस तरह के ऑप्शंस हैं। ओके, अब रो के बारे में मैंने बता ही दिया है कि रो को हम टपल बोलते हैं, यानी कंप्लीट रो और कंप्लीट रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज ए टपल। ठीक है, हर एक रो हमारी यूनिक होगी, मतलब कि कोई भी दो रो सेम नहीं हो सकती, कोई भी दो रो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती। अगर एक रो में 10 वैल्यू हैं तो जो 10 वैल्यू हैं वो दूसरी रो में वही 10 वैल्यू भी होंगी, लेकिन वो सारी की सारी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। कहने का मतलब कि अगर दो स्टूडेंट हैं तो उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, फादर नेम, ये कुछ चीजें तो सेम हो सकती है। जैसे नाम सेम हो सकता है, फादर नेम भी सेम हो सकता है, एज भी सेम हो सकती है, लेकिन जो एक चीज कम से कम यूनिक होगी, एनरोलमेंट नंबर। अगर सारी चीज यूनिक हो गई तो वो दो रो नहीं मानी जाएगी, वो एक ही होगी। और सारे फील्ड सेम है तो डेटाबेस उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर पहले से एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उस टाइप का तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा डेटाबेस। ठीक है, कॉलम
कॉलम के बारे में मैंने बताया कि कॉलम हेडर हमारा एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, उसका नाम उस टेबल में यूनिक होगा, उस डेटाबेस में भी यूनिक होगा। रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स, हर एक टेबल की जितनी रो हैं तो हर एक रो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। हर एक रिकॉर्ड का एक फील्ड है यानी एट्रीब्यूट जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने एट्रीब्यूट्स उतनी वैल्यू। तो जो रिकॉर्ड है वो एक्चुअली यूनिक सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स है। अगर रिकॉर्ड को हम एज ए टपल के फॉर्म में शो करें तो इट विल बी ए सेट व्हिच शोज द डिफरेंट वैल्यूज। तो डेटाबेस एक्चुअली क्या है कि फाइल सिस्टम, इसमें एक चीज है, डेटाबेस स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम एज ए फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम के फॉर्म में ही ये फाइल हमारी किसी भी फॉर्म में हो सकती है ना। तो जब हम बात करते हैं डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो क्या होता है कि हमने पढ़ा है एट द इनर मोस्ट लेयर हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में डीबीएमएस आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल सिस्टम होता है। तो डीबीएमएस हमारा क्या है, टॉप ऑफ द फाइल सिस्टम वर्क करता है। मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था तुम लोगों को कि फाइल सिस्टम के ऊपर एक लेयर लगा दी गई है डीबीएमएस की, जो कि यूजर डायरेक्टली फाइल सिस्टम को ना इंटरेक्ट करके डीबीएमएस के थ्रू इंटरेक्ट करता है फाइल सिस्टम से। दिस इज द टास्क ऑफ द डीबीएमएस टू इंटरेक्ट विद द फाइल सिस्टम एंड यूजर डीबीएमएस के थ्रू फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा। अब बात करते हैं डोमेन की। तो देखो जितने एट्रीब्यूट्स होंगे, हर एक एट्रीब्यूट्स, जैसे एज नाम का एट्रीब्यूट है कॉलम में, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग एज होंगी। तो उस कॉलम में जितनी भी वैल्यू अपीयर होंगी उनकी एक सेट बनेगा और उस सेट को हम बोलेंगे डोमेन। ये रिलेशन का ही टर्म है, सेट थ्योरी में तुमने पढ़ा है डोमेन एंड रेंज, ये कुछ नया नहीं है, वही है। डोमेन मीन्स कि सेट ऑफ वैल्यूज। अब जैसे 50 स्टूडेंट हैं तो 50 स्टूडेंट की एज का अगर हम डोमेन देखें तो एज जरूरी नहीं सबकी अलग अलग हो, कुछ की सेम हो सकती है। तो डोमेन हमारा एक सेट होगा, तो उसमें 50 या उससे कम वैल्यू होंगी। जो वैल्यू रिपीट होगी उसको हम डोमेन में लेंगे नहीं। मतलब सेट है तो सेट में रिपीटेड वैल्यू तो आएंगी नहीं। तो डोमेन हमारा रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ परमिसिबल डेटा वैल्यूज, कि जैसे अगर एज है तो 18 से 30 ईयर है, 18 से 30 ईयर की वैल्यू उसमें आएगी। नेम है अगर कॉलम, तो उसका अगर हम डोमेन देखें तो वो सेट ऑफ नेम होगा डिफरेंट पर्संस का। ऑर्डरिंग ऑफ कॉलम, तो जो कॉलम का ऑर्डर है वो कोई मैटर नहीं करता, यानी जो सीक्वेंस ऑर्डर है कॉलम्स का लेफ्ट टू राइट वो इनसिग्निफिकेंट है। तो कॉलम हम इंटरचेंज कर सकते हैं, वो किस प्लेस पर आ रहा है, पहले दूसरे तीसरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह रिकॉर्ड यानी रोज, वो भी इंटरचेंज हो सकती है, वो भी किसी ऑर्डर में भी आ सकती हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अगर हम इंटरचेंज कर दें, एक कॉलम को इधर ले आए लेफ्ट में, दूसरे को राइट में, या तीसरे नंबर वाले को 5वें पे, तो वो हमारा जो टेबल का फॉर्म है यानी मीनिंग है यानी उसकी इंटीग्रिटी है वो एज इट इज रहेगी, कोई मीनिंग चेंज नहीं होगा उसका। जैसे सेट है तो सेट में क्या है, वैल्यूज कोई भी पहले रख दो कोई भी बाद में, दैट इज इक्विवेलेंट। इसी तरह ऑर्डरिंग ऑफ टपल्स यानी रो का भी ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता।
कॉलम की तरह जो सीक्वेंस है रो की टॉप टू बॉटम वो इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन फाइल में वो फिजिकली हमारी फाइल में क्या है कि फिजिकली ऑर्डर होती है किसी क्राइटेरिया के बेस पर। ठीक है, आगे चलते हैं। जो वैल्यू का ऑर्डर है किसी रो के अंदर यानी टपल के अंदर, तो वो भी अननेसेसरी है, क्योंकि अगर हम कोई रिकॉर्ड उठाएंगे तो उसमें वो तो सेट ऑफ वैल्यूज है, लेकिन जो ऑर्डर हमारे टेबल की एट्रीब्यूट्स का है उसी ऑर्डर में हमारी वैल्यूज होनी चाहिए। तो जब रिलेशन हमारा फाइल के फॉर्म में इंप्लीमेंट होता है तो एट्रीब्यूट्स क्या है, फिजिकली ऑर्डर्ड हो जाती है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी भी टपल में वैल्यूज एटॉमिक होंगी, यानी सिंगल वैल्यूड होंगी। अगर हम ऊपर से कॉलम की तरफ चलें और नीचे से रो, तो जहां इंटरसेक्शन होगा उस इंटरसेक्शन पर उसकी एक और एक ही वैल्यू होगी। जैसे नेम है, तो इधर से हम चलें और ऊपर से नेम, तो मतलब कि कोई भी जो एट्रीब्यूट है वो पर्टिकुलर सेल में उसकी एक यूनिक वैल्यू होगी। अगर मोबाइल नंबर की बात करें तो 2 मोबाइल नंबर शुड नॉट बी देयर। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी पर्सन के एक से ज्यादा मोबाइल नंबर एक्सेप्ट किए जाते हैं तो उनके लिए डेटाबेस डिजाइनिंग थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन में कि मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है। अदरवाइज टेबल के फॉर्म में सारी वैल्यूज हमारी सिंगल वैल्यू होंगी, एटॉमिक होंगी। दैट मींस मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स नहीं अलाउ होता है रिलेशन में। अब मल्टी वैल्यू अगर अलाउ करना है तो उसके लिए फिर टेबल का क्या है कि उस टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन करके या कुछ मैनिपुलेशन करके, जो हम बाद में देखेंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल टू अलाउ मल्टीपल। ठीक है, सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड today's lecture. Now it's the time to take the attendance. So I am taking it physically. अगर कोई स्टूडेंट जो है जुड़ा हो दूसरे स्टूडेंट से, तो वो मैं कॉल करूंगा और कॉल करने के बाद तुम नाम को बोल देना उस पर। अब मैं जूम पे इसलिए कनेक्ट हूँ कि जिससे आई कैन टेक द अटेंडेंस, अदरवाइज लेक्चर तो अपना खत्म हो गया। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह नहीं है? तुषार यादव, आलोक कुमार, अनुराग मिश्रा। सर। अनुराग? यस सर, यस सर। आलोक की अनुराग? अनुराग Yes, sir. मिश्रा सर। ओके, आलोक भी है? यस सर। हाँ, आलोक भी है, अनुराग मिश्रा। लेट मी सी द पार्टिसिपेंट। अच्छा, आलोक दोनों है, ठीक है। रेखा? यस सर। नैन्सी? यस सर। प्रियांशु पांडे? संतोषी? कुंदन? प्रेजेंट सर। कौशलेंद्र? आलोक सेकंड? प्रेजेंट सर। अभिषेक गुप्ता? आलोक सेकंड। हाँ ठीक है। यस सर। अभिषेक?
आशीष, जयप्रकाश, राहुल प्रजापति, विकास गुप्ता, भूपेंद्र, शिवम सिंह। सर भूपेंद्र प्रेजेंट सर। भूपेंद्र प्रेजेंट है। Yes, sir. What about the शिवम सिंह? पीयूष कुमार, प्रखर, Present, sir. सुनीतेंद्र, रवि प्रताप, Present, sir. आकाश, कुलश्रेष्ठ, अर्चित, अनूप कुमार, प्रेजेंट सर। अर्चित। अर्चित, जी जी सर। अनूप कुमार, अभय सिंह, प्रेजेंट सर। जितेंद्र सिंह, कुमार गौरव, यस सर। यस सर। श्वेता, Yes, sir. शिवम पाल, प्रेजेंट सर। युवराज सिंह, संकेत, प्रेजेंट सर। अमन भदौरिया, प्रेजेंट सर। शिवम कुमार, तनिष्क, अंकित पाल, प्रशांत उपाध्याय, शिवम, सोनू पाल, अनुराग सिंह। Present, sir. Anurag Singh. ओके, मोनेश खान, प्रेजेंट सर। हर्ष अवस्थी। मोनेश खान प्रेजेंट है सर। हाँ हाँ ठीक है, हर्ष अवस्थी, साहिब मंसूरी, Present, sir. जावेद, जैन, गौरव, आवाज बंद करी तो सुना था कहाँ ये ठीक छूट है। गई। सर। हाँ सर जावेद अख्तर प्रेजेंट।